नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल टेक ज्ञान बाई प्रथम क्लासेस। मैं योगेश नागर आज आपको राजस्थान भूगोल के बारे में अध्ययन कराऊंगा। देखिए, भूगोल जो है एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जिसको समझना बहुत जरूरी है और राजस्थान के लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान भूगोल से रिलेटेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान भूगोल इसमें वैसे तो कई सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मुख्यतः दो टॉपिक हम यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला टॉपिक है राजस्थान की स्थिति, विस्तार, आकृति और दूसरा टॉपिक है भौतिक प्रदेश। देखिए, स्थिति, विस्तार, आकृति और दूसरा है भौतिक प्रदेश। भौतिक प्रदेश में अब आप ऐसा बोलोगे कि सर जो राजस्थान भूगोल में तो कई सारे टॉपिक्स होते हैं, लेकिन मैं कहूं कि भौतिक प्रदेश से ही रिलेटेड वो है। जैसे भौतिक और प्रदेश को हम अलग अलग इसका विस्तार से हम इन दोनों शब्दों को समझें तो देखो, भौतिक का मतलब क्या होता है। पृथ्वी पर स्थल मंडल होता है और स्थल मंडल पर कई सारी स्थलाकृतियां होती है। स्थलाकृतियों में जैसे मैदान है, पठार है, नदियां हैं, तो ये सभी क्या स्थलाकृतियों के भाग है और इन स्थलाकृतियों को ही भौतिक कहा जाता है। प्रदेश की बात करें तो प्रदेश को हम क्षेत्र विशेष का नाम दे सकते हैं। तो भौतिक प्रदेश को संयुक्त रूप से हम यूं कहें कि स्थल मंडल पर पाई जाने वाली स्थलाकृतियों के क्षेत्र विशेष का अध्ययन ही भौतिक प्रदेश कहलाता है। तो देखिए, भौतिक प्रदेश में एक तो आता है जैसे चट्टानें हो गई, मृदा, जलवायु। चट्टानें, मृदा, जलवायु। मृदा का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से। मृदा और जलवायु पर क्या डिपेंड करती है? वनस्पतियां। या हम कृषि कह सकते हैं। अब देखिए, जिस क्षेत्र में वनस्पतियां और कृषि, या हम यूं कह सकते हैं कि कृषि जिस क्षेत्र में ज्यादा होती है वहां पे उद्योग का होना स्वाभाविक है, क्योंकि उद्योगों को कच्चा माल कहां से मिलता है? कृषि से मिलता है। चट्टानों की बात करें तो चट्टानों में ही खनिज पाए जाते हैं। चट्टानों से मृदा का निर्माण होता है, खनिज चट्टानों में पाए जाते हैं। मृदा और जलवायु का संबंध वनस्पतियों और कृषि से होता है, यानी जहाँ पे अच्छी मृदा होती है, जलवायु अच्छी होती है, वहां पे कृषि ज्यादा मात्रा में की जाती है। जहाँ पे कृषि ज्यादा मात्रा में की जाती है तो फलस्वरूप वहां पे उद्योग भी ज्यादा पाए जाते हैं। अब जिस क्षेत्र में उद्योग ज्यादा पाए जाएंगे वहां पे जनसंख्या भी ज्यादा निवास करेगी। जहां पे उद्योग ज्यादा पाए जाएंगे वहां पे जनसंख्या ज्यादा निवास करेगी। अब जनसंख्या होगी तो परिवहन भी होगा। तो लगभग हम भौतिक प्रदेशों के अंदर ही सभी राजस्थान के भूगोल के जो टॉपिक हैं वो हम इसी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान की स्थिति, विस्तार और इसकी आकृति की। तो देखिए, राजस्थान की जो स्थिति है उसको दो आधारों पर समझना बहुत जरूरी है। पहला आधार है मानचित्र। मानचित्र के आधार पर राजस्थान की स्थिति। तो मानचित्र में देखो, एग्जाम में जो प्रश्न किए जाते हैं वो तीन प्रकार से किए जाते हैं। एक तो किए जाते हैं विश्व के संदर्भ में, अर्थात पृथ्वी पर राजस्थान की स्थिति क्या है। दूसरा किया जाता है भारत के संदर्भ में, यानी भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है। और तीसरा किया जाता है महाद्वीप के संदर्भ में, यानी महाद्वीप पर राजस्थान की स्थिति क्या है। ठीक है, दूसरा है सूर्य के सापेक्ष। राजस्थान की स्थिति को हम दो आधारों पर समझेंगे। मानचित्र के आधार पर जिसमें विश्व के संदर्भ में भारत और महाद्वीप के संदर्भ में राजस्थान, एशिया महाद्वीप में तो एशिया महाद्वीप के संदर्भ में हम राजस्थान की स्थिति को समझेंगे। दूसरा, सूर्य के सापेक्ष के आधार पर राजस्थान की स्थिति क्या है, उस आधार पर हम समझेंगे। तो देखिए आगे,
तो देखिए, राजस्थान की स्थिति को हम भारत महाद्वीप यानी एशिया और पृथ्वी के संदर्भ में देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया है जिसमें हम देख सकते हैं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति उत्तर पूर्व, भारत में राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम और एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है। अब क्या होता है कि जो परीक्षा का जो लेवल है अब काफी ज्यादा टफ हो गया है और इसीलिए दिशा न पूछकर कभी कभी कोण भी पूछ लिया जाता है। यानी जो उत्तर पूर्व दिशा है इसको हम ईशान दिशा भी कहते हैं। तो मान लो कि विकल्प में यदि ईशान आ जाए तो वहां पे कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है, इसलिए ये कोण भी ध्यान रखना, उत्तर पूर्व दिशा या ईशान कोण, या हम कह सकते हैं उत्तर पश्चिम दिशा वायव्य कोण, और एशिया में दक्षिण पश्चिम दिशा या नैऋत्य कोण। ठीक है। अब देखो एग्जाम में यदि क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अगर मान लो कि 4 विकल्प हैं, पहले विकल्प में उत्तर पूर्व ईशान कोण दे दिया, दूसरे विकल्प में उत्तर पश्चिम वायव्य कोण दे दिया, तीसरे विकल्प में दक्षिण पश्चिम और नैऋत्य कोण दे दिया, और चौथे विकल्प में दक्षिण पूर्व और आग्नेय कोण दे दिया, तो हमने मतलब यहाँ पे पूछा गया ही कौन से विकल्प सही है। तो यानी ये तीनों विकल्प सही होंगे, लेकिन उसमें जो पूछने का जो तरीका है वो अलग तरीके से होगा। यानी ये विकल्प दिए जाएंगे और नीचे ABCD यानी 4 ऑप्शन दिए होंगे कि 1 2 3 या 2 3 4 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से आपको ये तीनों ही सही करने हैं। क्वेश्चन को उल्टा किया जा सकता है कि जैसे कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में सही नहीं है, तो फिर हम यहाँ पे दक्षिण पूर्वी यानी आग्नेय कोण को सही करेंगे। ठीक है। तो देखिए इसको हम अलग अलग पोर्शन में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति को। तो देखिए ये पूरी पृथ्वी और ये है भूमध्य रेखा। देखो भूमध्य रेखा पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। उत्तरी भाग को कहा जाता है उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी वाले भाग को कहा जाता है दक्षिणी गोलार्ध। भूमध्य रेखा के उत्तर वाला भाग उत्तरी गोलार्ध और भूमध्य रेखा के दक्षिण वाला भाग दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। राजस्थान की जो स्थिति है वो यहां पर है। इस आधार पे अगर मैं क्वेश्चन करूं कि राजस्थान भूमध्य रेखा के किस गोलार्ध में है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। यानी इसका निर्धारण हमने भूमध्य रेखा से किया है। भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहा जाता है और अक्षांश रेखाओं की जो कुल संख्या है वो 181 होती है। भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं और भूमध्य रेखा के दक्षिण में 90 अक्षांश रेखाएं होती है। तो भूमध्य रेखा के उत्तर में जो अक्षांश रेखाएं हैं उनको उत्तरी अक्षांश रेखाओं के नाम से जाना जाता है। देखिए आगे यह है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। पहला भाग है पूर्वी गोलार्ध और दूसरा है पश्चिमी गोलार्ध। अब हम यूं कहें कि 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूर्व में राजस्थान है। साफ दिखाई दे रहा है कि इसके पूर्व में ही राजस्थान है, हम आसानी से कह सकते हैं। लेकिन इसका निर्धारण हमने इस 0 डिग्री देशांतर रेखा को आधार मानकर नहीं किया है। वो इसलिए क्योंकि देशांतर, तो मैं कह रहा था कि 0 डिग्री देशांतर रेखा से राजस्थान की स्थिति का निर्धारण नहीं होता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा एक मतलब इसके पूर्व में जो जितने भी देश हैं तो उन सभी देशों का समय इस रेखा से आगे चलता है। यानी ग्रीनविच टाइम से जिन देशों का समय आगे चलता है वो सभी देश पूर्वी गोलार्ध में माने जाते हैं, और जिन देशों का समय ग्रीनविच रेखा से पीछे चलता है तो वो सभी देश पश्चिमी गोलार्ध में माने जाते हैं। ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे देखो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में यहाँ पे 3 क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है
कि अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहां है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी गोलार्ध। ठीक है। दूसरा प्रश्न है कि देशांतरीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति कहां पर है, तो इसका आंसर होगा पूर्वी गोलार्ध। और तीसरा क्वेश्चन यह है, यानी इन दोनों को संयुक्त रूप से अगर पूछा जाए तो यूं पूछा जा सकता है कि विश्व या ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कहां पर है, तो इसका आंसर होगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध या ईशान कोण। जैसा कि मैं फ्लो चार्ट पे पहले बता चुका हूं कि विश्व में राजस्थान की स्थिति कहां बताई गई है, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध अर्थात ईशान कोण। ये दोनों ही आपको याद रखना है क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है, इसलिए ये भी पता होना जरूरी है। अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में राजस्थान की स्थिति। देखिए ये भारत का नक्शा, ठीक है। भारत की जो मानक समय रेखा है वो भारत के लगभग बिल्कुल मध्य से गुजरती है और भारत की मानक समय रेखा जो है वो है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, भारत की बिल्कुल मध्य से गुजरती है और भारत के संपूर्ण क्षेत्र में इसी रेखा से समय माना गया है। यानी हमारे देश में चाहे वो कोई सा भी क्षेत्र हो, वहां की घड़ियां इसी देशांतर रेखा के आधार पर समय बताती है। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं कर्क रेखा की। कर्क रेखा भी भारत की बिल्कुल मध्य से गुजरती है, जो भी भारत को दो भागों में बांटती है, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत में। तो हम यहां देख सकते हैं कि जो राजस्थान की स्थिति है वो इस प्रकार से है। तो हमारा राजस्थान है यहां पे। तो हम इस आधार पे हम देख सकते हैं ये उत्तर दिशा है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो फलस्वरूप ये दिशा कौन सी होगी, उत्तर और पश्चिम। तो राजस्थान की स्थिति भारत पर कहां हुई, उत्तर पश्चिम में। यहां पे देख लो भारत में राजस्थान की स्थिति है उत्तर पश्चिम या वायव्य कोण। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं तो हम बात करते हैं एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति के बारे में। देखिए ये एशिया का मानचित्र है। तो हम इसमें देखते हैं कि ये हमारा दक्षिणी एशिया जिसमें भारत है, इसके अलावा श्रीलंका है, बांग्लादेश है, नेपाल है, सभी दक्षिणी एशिया में शामिल है। इन देशों ने मिलकर एक संगठन भी बनाया है जिसका नाम है सार्क, जिसको हम दक्षेश भी कहते हैं। इसकी स्थापना इसलिए की गई ताकि ये सभी देश मिलकर सहयोग के साथ में कार्य कर सके और अपना आर्थिक विकास कर सके। ठीक है। तो ये दक्षिण एशिया, चीन और इसके अलावा दक्षिणी पूर्वी एशिया के कुछ देशों को मिला के यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये है दक्षिणी पूर्वी एशिया। दक्षिणी पूर्वी एशिया में जैसे इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, मलेशिया है, इस प्रकार से कई सारे देश है जो दक्षिणी पूर्वी एशिया में आता है। ये वाला जो क्षेत्र है इसको कहा जाता है मध्य एशिया। मध्य एशिया में मंगोलिया और मंगोलिया के जो पड़ोसी देश है जैसे तुर्कमेनिस्तान है, ऐसे कई सारे देश है जो मंगोलिया के पड़ोसी देश है, ये मध्य एशिया है। इसके ऊपर उत्तरी एशिया है। उत्तरी एशिया में रूस वाला क्षेत्र आता है जिसको हम यूरेशिया भी कहते हैं, क्योंकि रूस विश्व का ऐसा देश है जो दो महाद्वीपों में फैला हुआ है, यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इसी प्रकार हम बात करें ये पश्चिम एशिया। पश्चिम एशिया में ईरान, इराक, कई सारे अरब लीग के देश आते हैं। तो देखिए हम राजस्थान की स्थिति के बारे में देख रहे हैं कि राजस्थान न तो पूर्ण रूप से पश्चिम एशिया में आता है और न ही पूर्ण रूप से दक्षिण एशिया में आता है। तो राजस्थान की स्थिति कहां पर हुई, दक्षिणी पश्चिमी एशिया। राजस्थान की स्थिति एशिया में कहां पर हुई, दक्षिणी पश्चिमी एशिया में। ये पश्चिमी न तो पूर्ण रूप से पश्चिम एशिया में आता है और न पूर्ण रूप से दक्षिण एशिया में आता है। तो इस कारण से राजस्थान की स्थिति मानी गई है दक्षिण पश्चिम एशिया में। तो देखिए दक्षिण पश्चिम एशिया को यहाँ पे देखो फ्लो चार्ट में, एशिया में राजस्थान की स्थिति दक्षिण पश्चिम है जिसको नैऋत्य कोण भी कहा जाता है। चलो आगे देखते हैं। तो हम बात करते हैं राजस्थान की सूर्य की सापेक्ष स्थिति के बारे में। ये पृथ्वी का प्रतिरूप है। देखिए इसमें भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, ये तीनों मुख्य अक्षांश रेखाएं हैं। सूर्य की स्थिति भूमध्य रेखा पर हमेशा सीधी रहती है। कर्क रेखा और मकर रेखा पर वर्ष में एक बार सूर्य की सीधी स्थिति रहती है। देखिए 0 डिग्री अक्षांश रेखा को भूमध्य रेखा कहा जाता है।
मैंने पहले कहा था कि भूमध्य रेखा के उत्तर में 90 अक्षांश रेखाएं होती है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा कहा जाता है। उसी प्रकार भूमध्य रेखा की दक्षिण में भी 90 अक्षांश रेखाएं होती है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के बिल्कुल सीधी रहती है। तो सूर्य की किरणें सीधी रहने के कारण भूमध्य रेखा वाला जो क्षेत्र है, यानी इस क्षेत्र में तापमान क्या होता है, उच्च होता है। तापमान उच्च होता है और इसीलिए तापमान उच्च रहने से यहाँ का वायुदाब क्या होता है, कम होता है। ध्यान रखना कि तापमान और वायुदाब इन दोनों में परस्पर विपरीत संबंध होता है। जिस क्षेत्र का तापमान ज्यादा होगा वहां का वायुदाब कम होगा और जिस क्षेत्र का वायुदाब ज्यादा होगा वहां का तापमान कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे भूमध्य रेखा वाले क्षेत्र में सूर्य की सीधी किरणों के कारण, यानी सूर्य के सीधापन होने के कारण तापमान ज्यादा होता है और इसीलिए यहाँ पे वायुदाब कम होता है। तो देखिए, इस भूमध्य रेखा की यानी उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के आसपास जो हवाएं चलती है उनको व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। तापमान ज्यादा होने से यहाँ का वायुदाब कम होता है और चूंकि पवनों की प्रकृति होती है कि वो उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर गमन करती है। तो यानी दक्षिणी गोलार्ध में और उत्तरी गोलार्ध की जो व्यापारिक पवनें हैं वो भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र में आती है। यहाँ तापमान ज्यादा होने से वाष्पीकरण होगा, यानी संवहनीय क्रिया होती है। संवहनीय क्रिया से ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये आर्द्रता ग्रहण करके ऊपर की ओर उठ जाती है, यानी वायु गर्म होकर कहाँ उठ जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है। और जब वायु ठंडी होती है तो वहां पे वर्षा कर देती है। तो इसलिए एक चीज ध्यान रखना कि तापमान ज्यादा है तो संवहनीय क्रिया ज्यादा होगी और संवहनीय क्रिया ज्यादा होगी तो वर्षा भी ज्यादा होगी और वर्षा ज्यादा होगी तो फिर यहाँ पे वन भी कैसे मिलेंगे, सदाबहार वन मिलेंगे। तो इसीलिए इस क्षेत्र में एक तो उच्च ताप होता है, उच्च वर्षा होती है और वन कैसे मिलेंगे, सदाबहार। लेकिन कौन से सदाबहार, देखो सदाबहार वन भी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन, ये है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पे तापमान ज्यादा है, वर्षा ज्यादा होती है और इसीलिए यहाँ पे सदाबहार वन पाए जाते हैं। देखो, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को भी अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे हम बात करें अफ्रीका वाले क्षेत्र की, ये वाला क्षेत्र है अफ्रीका वाला क्षेत्र। वैसे ये जो तीनों अक्षांश रेखाएं हैं वो अफ्रीका से गुजरती हैं, लेकिन ये वैसे ही बताने के लिए बता रहा हूं मैं कि अफ्रीका वाले क्षेत्र में इन भूमध्य उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों को भूमध्य रेखीय वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखीय सदाबहार वन कहा जाता है। कहां पे कहा जाता है इनको, अफ्रीका में। उसी प्रकार हम बात करें दक्षिणी अमेरिका की, इस वाले क्षेत्र में दक्षिणी अमेरिका में इन वनों को कहा जाता है अमेजोन वर्षा वन। क्या कहा जाता है, अमेजोन वर्षा वन। ठीक है, इसी प्रकार हम बात करें ब्राजील की, ब्राजील भी दक्षिणी अमेरिका में और ब्राजील में इन वनों को कहा जाता है सेल्वास। और हम बात करें अपने भारत की तो दक्षिणी भारत में भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और वहां पे इन वनों को कहा जाता है शोलास। क्या कहा जाता है, शोलास। ठीक है, चलो एक बात और कि दक्षिणी भारत में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन कहां पाए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि दक्षिणी भारत चूंकि एक प्रायद्वीपीय क्षेत्र है और उस प्रायद्वीपीय क्षेत्र के दोनों तरफ यानी जो तटीय किनारे हैं उन दोनों तरफ पहाड़ियां हैं, कुछ पहाड़ियां हैं। एक तरफ है पूर्वी घाट और दूसरी तरफ है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पश्चिमी घाट में वर्षा ज्यादा होती है क्योंकि उष्ण कटिबंध में आता है, इसलिए तापमान ज्यादा होता है और इसीलिए उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों की अधिकता भी पश्चिमी घाट में है। तो पश्चिमी घाट में भारत में इस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं
देखिए सूर्य के सापेक्ष हम राजस्थान की स्थिति को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे 4 कंडीशन पैदा होती है। पहली कंडीशन है कर्क संक्रांति, दूसरी है मकर संक्रांति, तीसरी है बसंत विषु और चौथी है शरद विषु। तो देखिए हम बात करते हैं सबसे पहले कर्क संक्रांति की। उससे पहले हम जान लेते हैं, देखिए पृथ्वी जो है, हमने 6 क्लास में पढ़ा होगा कि पृथ्वी की गतियां होती है, 2 प्रकार की गतियां होती है। एक होती है परिक्रमण गति और एक होती है परिभ्रमण गति, यानी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर भी परिक्रमा करती है और साथ में अपने अक्ष पर भी घूमती है। हमने ये भी सुना है कि पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और इसीलिए सूर्य की स्थिति हमेशा इन 3 रेखाओं पर ही होती है। कभी सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, कभी भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है, कभी मकर रेखा पर सीधा चमकता है। वो इसलिए क्योंकि ये पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूम रही है और साथ में सूर्य के चारों ओर परिक्रमा भी कर रही है, और इसीलिए सूर्य की स्थिति इन तीनों रेखाओं पर है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कर्क संक्रांति किसे कहते हैं। जब सूर्य की स्थिति कर्क रेखा के समानांतर होती है, यानी कर्क रेखा पर सूर्य सीधा चमकता है, तो उसको हम कर्क संक्रांति कहते हैं। और कर्क संक्रांति की तिथि क्या है? कर्क संक्रांति जो है 21 जून को कर्क संक्रांति का समय है। और इस समय राजस्थान में क्या होता है, इस समय देखो राजस्थान में नहीं अपितु पूरे उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी होती है। उत्तरी गोलार्ध में जो दिन है उनकी अवधि बढ़ जाती है और रातों की अवधि घट जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो यहाँ पे दिन बड़े हो जाते हैं और रातें छोटी हो जाती है। ठीक है, तो देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है, इसी को कर्क संक्रांति कहते हैं। इस समय राजस्थान में दिन बड़े रातें छोटी होती है। और इसी समय एक और चीज ध्यान रखना, इसी समय व्यक्ति की जो परछाई है वो सबसे छोटी दिखाई देती है। राजस्थान में अगर हम कहें, जैसे एक क्वेश्चन है कि अगर कोई व्यक्ति बांसवाड़ा में खड़ा है तो उसको उसकी परछाई दिखाई देगी कि नहीं देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी, क्योंकि जो बांसवाड़ा है वो कर्क रेखा वहां से गुजर रही है और कर्क रेखा पर ये 21 जून को सीधा चमकता है सूर्य, और इसीलिए उस व्यक्ति को दोपहर के 12 बजे अपनी परछाई दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इससे हमें एक बात समझिए कि एक तो इससे जब सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो दिन बड़े हो जाते हैं, रातें छोटी हो जाती है, और इस समय हमारी जो परछाई है वो भी छोटी हो जाती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं मकर संक्रांति की। तो देखिए जब सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इसी स्थिति को मकर संक्रांति के नाम से जाना जाता है। मकर संक्रांति की जो अवधि है वो आती है 22 दिसंबर को। कब आती है? 22 दिसंबर को मकर संक्रांति की अवधि आती है। वो 14 जनवरी वाली मकर संक्रांति की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो तो ज्योतिषी के आधार पे, ज्योतिष विद्या के आधार पे मानी गई है। जबकि 22 दिसंबर को सूर्य की स्थिति मकर रेखा के बिल्कुल सामने है और इसीलिए इसको मकर संक्रांति कहा गया है। अब देखो इस मकर संक्रांति के समय कर्क संक्रांति का बिल्कुल अपोजिट होता है राजस्थान में। हमने पढ़ा कि कर्क संक्रांति में दिन बड़े रातें छोटी होती है, परछाई छोटी होती है, लेकिन मकर संक्रांति में दिन छोटे लेकिन रातें बड़ी होती है और परछाई भी सबसे लंबी बनती है। क्यों? क्योंकि हमारा राजस्थान कहाँ पर है? हमारा राजस्थान यहाँ पर है, और राजस्थान यहाँ पर होने के कारण सूर्य की जो किरणें हैं उनका तिरछापन बढ़ता जाता है, जबकि यहाँ से सूर्य की किरणों का सीधापन ज्यादा होता है। यहाँ से तिरछापन बढ़ जाने से दिन छोटे होते हैं, रातें लंबी होती है और परछाई की जो लंबाई है वो भी बढ़ जाती है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बसंत विषुव की। अब देखिए सूर्य कर्क रेखा और मकर रेखा पर आने जाने से पहले भूमध्य रेखा से होकर गुजरता है 2 बार। ध्यान रखना कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की जो किरणें हैं वो 2 बार सीधी पड़ती हैं। एक बार कब पड़ेंगी? एक बार पड़ेंगी 21 मार्च को।
और एक बार कब पड़ेंगी? 23 सितंबर। एक बार 21 मार्च को, एक बार 23 सितंबर को। यानी जब सूर्य कर्क रेखा से दक्षिणायन होता है, अर्थात जब दक्षिण की ओर आता है, तो 21 मार्च को, 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर सीधा चमकता है। उसके बाद सूर्य दक्षिणायन होने लगता है, और दक्षिणायन होता है तो 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर पहुंचता है। इस स्थिति में देखो पृथ्वी पर क्या स्थिति होती है, मतलब मौसम में क्या परिवर्तन होता है। क्योंकि सूर्य भूमध्य रेखा पर सीधा चमक रहा है और भूमध्य रेखा पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच वाले क्षेत्र में है, तो इसीलिए इस दिन अर्थात 23 सितंबर को दोनों ही गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, दोनों ही गोलार्धों में समान यानी दिन व रात की अवधि समान होती है। ठीक है। उसी प्रकार अब देखिए 23 सितंबर के बाद सूर्य दक्षिणायन होता है, तो 22 दिसंबर को सूर्य पहुंचता है मकर रेखा पे। फिर 22 दिसंबर के बाद सूर्य की स्थिति उत्तरायण होने लगती है और ये 21 मार्च को पहुंचता है भूमध्य रेखा पर। तो मैंने यही कहा था कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की स्थिति 2 बार होती सीधी। ठीक है। एक होती है 21 मार्च को और एक होती है 23 सितंबर को, और दोनों ही तिथियों में, दोनों ही गोलार्धों में दिन व रात की अवधि समान होती है। ठीक है। एक चीज याद रखना कि दिन व रात, देखो पृथ्वी की जो 2 गतियां हैं, एक परिभ्रमण और एक परिक्रमण, तो दिन रात का बनना ये परिभ्रमण गति पर निर्भर करता है। जबकि बाकी जितने भी परिवर्तन होते हैं पृथ्वी पे, जैसे जलवायु परिवर्तन है, मौसम में परिवर्तन होता है, ज्वार भाटे का आना, ये सभी पृथ्वी की परिक्रमण गति से संबंधित है। केवल दिन रात का बनना ही पृथ्वी की परिभ्रमण को हम घूर्णन गति भी कहते हैं। ठीक है। चलो आगे देखिए। तो हम बात करते हैं, देखिए हमने अभी पढ़ा कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषु और शरद विषु। कर्क संक्रांति किसे कहेंगे? यानी जब सूर्य 21 जून को कर्क रेखा पर सीधा चमकता है तो इसको कर्क संक्रांति कहते हैं। जब सूर्य 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सीधा चमकता है तो इसको मकर संक्रांति कहेंगे। जब सूर्य 21 मार्च को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इसको बसंत विषु, और जब सूर्य 23 सितंबर को भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है तो इसको शरद विषु कहते हैं। ठीक है। ये हमारी ऋतुएं भी है। गर्मियों के बाद में और गर्मियों के पहले, यानी सर्दियों के बाद और गर्मियों से जस्ट पहले जो ऋतु आती है ना, वो बसंत ऋतु आती है। मार्च के महीने में जो ऋतु है उसको हम बसंत ऋतु के नाम से जानते हैं। उसी प्रकार सर्दियां शुरू होने से पहले जो ऋतु होती है उसको हम शरद ऋतु कहते हैं। ठीक है। तो कर्क संक्रांति, मकर संक्रांति, बसंत विषु और शरद विषु ये आपने जाना। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। तो देखिए राजस्थान में सूर्य की जो किरणें हैं वो सबसे पहले कहां पहुंचेंगी? देखो ये राजस्थान का पूर्वी भाग, ये उत्तरी, ये दक्षिणी और ये पश्चिमी भाग। अब आप सभी को पता है कि सूर्य कौन सी दिशा से उदय होता है? पूर्वी दिशा से। तो फलस्वरूप ये जो यहाँ पे ये वाला जो क्षेत्र है ये है धौलपुर। कौन सा क्षेत्र है? धौलपुर। और ये वाला जो क्षेत्र है ये है धौलपुर का सिलाना या सिलोन गांव। तो अगर हम यूं कहें कि सूर्य यानी राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय और सबसे पहले सूर्यास्त कहां होता है तो वो है धौलपुर का सिलाना या सिलोन गांव। उसी प्रकार हम कहें कि राजस्थान में सबसे बाद में सूर्योदय और सबसे बाद में सूर्यास्त कहां होता है तो राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है वो है जैसलमेर, और जो सबसे पश्चिमी बिंदु है राजस्थान का वो है कटरा गांव। कौन सा गांव? कटरा गांव, जो कि जैसलमेर की सम तहसील में आता है। कटरा गांव जैसलमेर। यहाँ पे सबसे बाद में सूर्योदय होगा और सबसे बाद में ही सूर्यास्त होगा। तो ये चीज ध्यान रखना कि सबसे पहले सूर्यास्त कहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्यास्त कहाँ होता है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ होता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक चीज बता दूं कि जो अक्षांश और देशांतर रेखाएं हैं ये हम वर्ल्ड ज्योग्राफी में पढ़ेंगे। अक्षांश रेखाएं, सामान्य सी बात है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं वो तापमान का निर्धारण करती है। ठीक है। और जो देशांतर रेखाएं हैं वो समय का निर्धारण करती है। समय की गणना हम देशांतरों के आधार पर करते हैं। ठीक है। देखो मैंने बताया था कि देशांतर रेखाओं की संख्या होती है कितनी?
360। पूर्वी गोलार्ध में 180 देशांतर होते हैं और पश्चिमी गोलार्ध में भी 180 देशांतर होते हैं। और ध्यान रखना कि सूर्य की जो किरणें हैं उनको एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जाने के लिए 4 मिनट का समय लगता है। कितने मिनट का समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। और सूर्य को इन 360 देशांतरों को पार करने में कितना समय लगता है? 24 घंटे। कितना लगता है? 24 घंटे। आप चाहो तो इंटू कर सकते हो, 360 को 4 से इंटू करो, जो मान आया उसमें आप 60 का भाग दे दो, आपको 24 घंटे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए बांसवाड़ा की बात करते हैं। जो बांसवाड़ा है राजस्थान का सबसे दक्षिणी जिला है और कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। तो जो बांसवाड़ा है यहाँ पे सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। सूर्य की सबसे सीधी किरणें राजस्थान में कहां पड़ेंगी? बांसवाड़ा में। और राजस्थान का जो सबसे उत्तरी जिला है वो है श्री गंगानगर। तो जब सबसे सीधी बांसवाड़ा में पड़ रही है तो सबसे तिरछी कहां पड़ेंगी? श्री गंगानगर जिले में। तो ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में कि राजस्थान में सूर्य की सर्वाधिक सीधी किरणें कौन से जिले में पड़ती है या कौन से जिले में तिरछी किरणें पड़ती है। क्वेश्चंस आ चुके हैं एग्जाम में, इसलिए ये चीज भी ध्यान रखना। सूर्य की सीधी किरणें कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में। और सबसे तिरछी किरणें कहां पड़ती है? गंगानगर में। तो देखिए ये तो छोटी सी चीज है। अब जो पेपर का जो लेवल है वो काफी हाई हो चुका है, तो इसमें ये चीज नहीं पूछकर कुछ और चीजें पूछी जाती है। जैसे कि पूछ लिया कि राजस्थान में सूर्य के सीधेपन का आरोही क्रम क्या है। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर जाना, अर्थात सबसे तिरछेपन से, यानी हम चलेंगे उत्तर से दक्षिण की ओर, क्योंकि सबसे तिरछापन गंगानगर में, उसके बाद हनुमानगढ़ में, उसके बाद बीकानेर में, उसके बाद चूरू में। इस प्रकार से ये क्रम होता है आरोही। और अगर अवरोही क्रम पूछ ले तो फिर बांसवाड़ा सबसे सीधी किरणें कहां पड़ती है? बांसवाड़ा में। फिर कहां पड़ेगी? डूंगरपुर में। फिर कहां पड़ेगी? झालावाड़ में। फिर कहां पड़ेगी? प्रतापगढ़ में। फिर कहां पड़ेगी? उदयपुर में। तो इस प्रकार से क्रम भी आपको पता होना चाहिए। मैं बाद में लिखा दूंगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं आगे। देखो अगर मैं एक क्वेश्चन करूं जो मैं पहले बता चुका हूं, मैं उससे संबंधित एक क्वेश्चन करता हूं कि मान लो कि कर्क रेखा को भूमध्य रेखा से स्थानांतरित कर दिया जाए तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में क्या सही होगा। पहला ऑप्शन यदि दे दिया कि उच्च ताप, दूसरा ऑप्शन दे दिया उच्च वर्षा, और तीसरा ऑप्शन दे दिया सदाबहार वन, और चौथा ऑप्शन दे दिया उपयुक्त सभी। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी, क्योंकि हमने पहले पढ़ा था कि भूमध्य रेखा पर तापमान उच्च होता है, वर्षा उच्च होती है, और दोनों के फलस्वरूप यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन क्या किया था मैंने कि यदि कर्क रेखा के स्थान पर हम भूमध्य रेखा को रख दें तो राजस्थान की स्थिति के संदर्भ में क्या सही है, कौन सा विकल्प सही है। तो हमारा आंसर होगा उपयुक्त सभी। अब आगे हम बात करेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद।